एक एयरफोर्स जनरल जो अमेरिका के क्लासिफाइड स्पेस प्रोग्राम्स के इंचार्ज थे, अचानक न्यू मैक्सिको के पहाड़ों में गायब हो गए। My husband is missing. It's been about 3 hours. और चौंकाने वाली बात यह थी कि वो फोन या ऐसी कोई भी चीज जिनसे उन्हें ट्रैक किया जा सके अपने घर पर छोड़कर गए थे। He left his phone, he changed his clothes. अपने साथ सिर्फ एक रिवॉल्वर लेकर गए थे। एक एंटी ग्रेविटी रिसर्चर जिसने अपने साथी को मैसेज में लिखा था कि अगर तुम कोई रिपोर्ट देखो कि मैंने खुद की जान ले ली तो मैंने ऐसा नहीं किया होगा। अगर कोई रिपोर्ट आए कि मैंने ओवरडोज किया है तो वो भी झूठ होगा। 29 दिन बाद इन्हीं साइंटिस्ट एमी एस्क्रिच के घर पर उन्हें सिर में गोली लगी हुई मिली। ऐसे एक नहीं दो नहीं, अमेरिका के 11 से ज्यादा टॉप साइंटिस्ट के रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे जाने या गायब हो जाने के केसेस सामने आ रहे हैं। 11 scientists, engineers and researchers who've died or gone missing since 2022. ये सब के सब किसी न किसी क्लासिफाइड प्रोग्राम से जुड़े थे। न्यूक्लियर वेपन्स, रॉकेट इंजन्स, फ्यूजन एनर्जी, स्पेस सर्विलांस, ये इस तरह के स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट फील्ड से जुड़े हुए लोगों के केस हैं। और अब ये महज किसी फ्रिंज यूट्यूब चैनल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बस नहीं है, इसे FBI इन्वेस्टिगेट कर रही है। NNSA जो अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन कॉम्प्लेक्स की जिम्मेदारी लेती है, उसकी रक्षा करती है, उन्होंने भी कहा है कि वो इस मामले को देख रही हैं। और व्हाइट हाउस ने, डोनाल्ड भाई ने माना है कि ये काफ़ी सीरियस मैटर है। इस वीडियो में हम इन सभी केस फाइल्स को एक एक करके पलटेंगे, समझेंगे कि क्या कनेक्शंस हैं, क्या पैटर्न्स हैं जो निकल कर आ रहे हैं, ऑफिशियल जांच अभी तक कहां पहुंची है और इसकी असलियत क्या है। सत्ताईस फरवरी 2026 की सुबह करीब 11 बजे जनरल नील मैककैसलैंड के घर एक रिपेयरमैन आता है। जनरल उससे बिल्कुल सामान्य तरीके से बातचीत करते हैं। फिर जनरल मैककैसलैंड की पत्नी एक मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए घर से निकल जाती हैं। तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जब उनकी पत्नी 12:04 पर वापस लौटती हैं तो घर में सन्नाटा था और उनके पति वहां नहीं थे। घर में काउंटर पर जनरल का मोबाइल फोन, प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस और फिटनेस ट्रैकर रखा हुआ था, लेकिन उनके हाइकिंग बूट्स, बैकपैक, पर्स और उनकी .38 कैलिबर की रिवॉल्वर गायब थी। अपनी सिक्योरिटी और सर्वाइवल का सामान जनरल अपने साथ ले गए थे, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे उन्हें ट्रैक किया जा सके। उसके बाद से जनरल नील मैककैसलैंड का कोई अता पता नहीं है। ये कोई साधारण आदमी नहीं था। विलियम नील मैककैसलैंड US एयरफोर्स के 2 स्टार जनरल थे। उन्होंने MIT से एस्ट्रोनॉटिक्स में PhD की थी और सबसे ज़रूरी कि वो अमेरिका की एयरफोर्स रिसर्च लेबोरेटरी के कमांडर रह चुके थे। ये ओहायो के राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस में मौजूद US की सबसे एडवांस सीक्रेट लैब्स में से एक है और जनरल मैककैसलैंड इसके इंचार्ज थे। इस लैब और जनरल साहब के मायने समझने के लिए हमें 10 साल पीछे चलना होगा। 2016 में विकीलीक्स ने कुछ ईमेल्स जारी किए। ये जॉन पोडेस्टा के ईमेल्स थे जो हिलरी क्लिंटन के कैंपेन चेयरमैन थे। इन ईमेल्स में एक टॉम डिलोंग का था। टॉम वैसे तो एक बैंड में गिटारिस्ट थे, लेकिन एलियंस और UFOs में इनकी काफ़ी दिलचस्पी थी। अक्टूबर 2015 के एक ईमेल में टॉम ने जॉन पोडेस्टा को एक मल्टीमीडिया UFO प्रोजेक्ट पिच किया और कहा कि वो उन्हें 2 बहुत इंपॉर्टेंट लोग ला कर देंगे। ये लोग अमेरिका के क्लासिफाइड साइंस और डिफेंस से जुड़े सबसे डेलिकेट डिविजन्स के इंचार्ज हैं। जनवरी 2016 के एक फॉलोअप ईमेल में खुलासा होता है कि इनमें से एक महत्वपूर्ण शख्सियत जनरल मैककैसलैंड थे। इस ईमेल में उन्होंने रोसवेल क्रैश का जिक्र भी किया था। ये 1947 की घटना है जो UFO मिथकों का केंद्र है। दशकों से ऐसी बात चलती है कि यहाँ रोसवेल में एक UFO क्रैश हुआ था। टॉम डिलोंग ने जॉन पोडेस्टा को लिखा कि जब रोसवेल क्रैश हुआ तो उसे राइट पैटरसन एयरफोर्स बेस लाया गया, वहाँ की एक लैब में पहुँचाया गया और कुछ साल पहले जनरल मैककैसलैंड इसी एग्जैक्ट लैब के इंचार्ज थे। टॉम ने यह भी लिखा कि जनरल खुद को पब्लिकली स्केप्टिक कहते हैं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन असल में वो ऐसे हैं नहीं। जनरल विलियम नील मैककैसलैंड साल 2013 में रिटायर हो गए थे और रिटायरमेंट के बाद वो न्यू मैक्सिको के एल्बरक्यूकी में जाकर बस गए थे। ये जगह वैसे तो ब्रेकिंग बैड वाले जानते होंगे, लेकिन ये खुद अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूक्लियर और डिफेंस लैब्स के बगल में है। लॉस एलमोस लेबोरेटरी और सैंडिया नेशनल लैब्स। 2013 में अपनी सैन्य ड्यूटी से रिटायरमेंट के बाद मैककैसलैंड डिफेंस टेक्नोलॉजी और प्राइवेट इंडस्ट्री की ओवरलैपिंग दुनिया में शामिल हो गए। जब 2026 में वो गायब हुए तब वो अप्लाइड टेक्नोलॉजी एसोसिएट्स नाम की एक फर्म के साथ डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी के पद पर काम कर रहे थे। एक और ध्यान देने वाली डिटेल है कि गायब होने से पहले जनरल ने कुछ लोगों से कहा था कि उन्हें मेंटल फॉग महसूस हो रहा है, यानी मानसिक रूप से धुंधलापन सा रहा है। General McCaslin had been experiencing what they're calling a brain fog for the last several months. ये मेंटल फॉग ये एक इंटरेस्टिंग डिटेल है जो कुछ सीक्रेट एनर्जी वेपन्स का सिम्टम माना जाता है। इसलिए इस चीज़ से उन थ्योरीज को ज़रूर
बल मिलता है जो कहती हैं कि किसी बाहरी ताकत ने उन्हें गायब करवाया है, लेकिन ये बुढ़ापे का लक्षण भी हो सकता है। तो सवाल अभी ये बना हुआ है कि क्या ये एक बीमार कंफ्यूज्ड आदमी का भटक कर गुम हो जाने का केस है, या किसी ऐसे इंसान का जानबूझकर गायब हो जाना जो जानता था कि उसके पीछे कोई लगा हुआ है और उसे ट्रैक न किया जा सके। हफ्तों की सर्चिंग, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और ज़मीन पर तलाश के बाद भी अब तक कोई सुराग नहीं है। बस एक खाली घर, वहाँ रखे हुए फ़ोन, उनकी गायब रिवॉल्वर और कई सवाल बाकी हैं। ऐसे ही कई सवाल अगली केस फाइल में भी हैं जो 2022 से खुली हुई थी वैसे, लेकिन हाल ही में दोबारा सुर्खियों में आई है। 13 मई 2022 साइंटिस्ट एमी एस्क्रिच अपने बिजनेस पार्टनर सैमुअल रीड को एक मैसेज करती हैं। इसमें लिखा था कि अगर तुम कोई ऐसी रिपोर्ट देखो कि मैंने खुद की जान ले ली है तो ऐसा नहीं किया होगा मैंने। अगर तुम किसी रिपोर्ट में देखो कि मैंने ओवरडोज कर लिया है तो मैंने ऐसा भी बिल्कुल नहीं किया होगा। इस मैसेज के 29 दिन बाद कुछ लोग एमी के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि इस 34 साल की यंग साइंटिस्ट के सिर पर गोली लगी हुई है। अधिकारियों ने इसे सुसाइड का, आत्महत्या का केस बताया, लेकिन कोई डिटेल्ड रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई और कोई ऑटोप्सी डॉक्यूमेंट भी रिलीज नहीं हुआ। बस एक ही कंक्लूजन था, सुसाइड। बाद में जब इनके कुछ इंटरव्यूज, क्लिप्स और मैसेजेस के स्क्रीनशॉट्स मिले तो लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। एमी एस्क्रिच कोई ऑर्डिनरी साइंटिस्ट नहीं थी। ये अमेरिका के हंट्सविले की एक साइंस प्रोडिजी मानी जाती थी, जीनियस मानी जाती थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ एलाबामा से केमिस्ट्री पढ़ी, फिर मटेरियल साइंस में पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया। ये नैनो टेक्नोलॉजी, एयर स्पेस और बायो इंजीनियरिंग जैसी फील्ड्स के इंटरसेक्शन पर काम कर रही थी। 2018-19 तक एमी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सोटिक साइंस की प्रेसिडेंट और को फाउंडर बन चुकी थी। इस इंस्टीट्यूट को एमी ने अपने पिता रिचर्ड एस्क्रिच के साथ शुरू किया था, जो पहले नासा में इंजीनियर रह चुके थे। ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूट था जो एंटी ग्रेविटी, क्वांटम ग्रेविटी, मेटा मटेरियल्स और एक्सोटिक प्रोपल्शन जैसी चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था। ये कुछ लोगों के लिए फ्रिंज साइंस है कि ये सब पॉसिबल नहीं है, जिसकी उपयोगिता साइंस फिक्शन कहानियों तक ही सीमित है, लेकिन एमी एस्क्रिच के लिए ये कुछ सीरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स थी जिन्हें सॉल्व किया जा सकता था। दिसंबर 2018 में एमी एलाबामा की एक स्पेस सोसाइटी में टॉक देती हैं, बातचीत। इस बातचीत का टाइटल था अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी। इसमें उन्होंने ऑडियंस को पिछली सदी की ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने की कोशिशों के बारे में बताया। देखिए, अभी तक हम जो हवाई जहाज, रॉकेट लॉन्च और स्पेसक्राफ्ट वगैरह देखते हैं, वो सब पृथ्वी की ग्रेविटी को एक फिक्स्ड कांस्टेंट चीज मानकर उससे मुक्त होने में एनर्जी लगाते हैं, उससे फाइट करते हैं, एंड दैट्स हाउ दे फ्लाई। एंटी ग्रेविटी का फंडा ये है कि अगर किसी तरीके से इस ग्रेविटी में ही छेड़खानी कर दी जाए तो ये जबरन की मशक्कत खत्म हो जाएगी और इससे एयर और स्पेस ट्रैवल का पूरा गेम चेंज हो जाएगा। लॉन्च व्हीकल सस्ते हो जाएंगे और डीप मिशंस वगैरह इन सब का तरीका बदल जाएगा। अब जाहिर है ऐसे काम में मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसियों की दिलचस्पी भी होगी। एमी एस्क्रिच ने अपने इंस्टीट्यूट को इस तरह फ्रेम किया जहां ऐसे डिफिकल्ट और रिवॉल्यूशनरी क्वेश्चंस को सिस्टमैटिकली टैकल किया जा सकता है। 2020 में एमी ने एक पॉडकास्ट में कुछ और चौंकाने वाली बातें की। If you stick your neck out in public, at least someone notices if your head gets chopped off. If you stick your neck out in private, f*** you. They will bury you. They will burn down your house while you're sleeping in your bed, and it won't even make the news. वो कह रही थी कि वो अपना इंस्टीट्यूट पब्लिक इसलिए रख रही हैं कि कल को कोई उनका सिर कलम कर दे तो किसी को पता तो चलेगा। इसी दौरान उन्होंने बताया कि साल भर से कोई उन्हें परेशान कर रहा है और ये थ्रेट्स ज़्यादा एग्रेसिव और इन्वेजिव होते जा रहे हैं। कोई उनके घर में घुसकर उनका सामान वगैरह ढूंढ रहा है, हैरेसमेंट तक बात पहुंच। And I have people digging through my panty drawer, breaking into my apartment, digging through my panty drawer so that I notice. 2021-22 तक उनके प्राइवेट मैसेजेस और भी डिस्टर्बिंग हो गए। एक रिटायर्ड ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिसर फ्रैंक मिलबर्न, जो उनका केस डॉक्यूमेंट कर रहे थे, उनके लिए ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करते हैं एमी के लिए। एमी एस्क्रिच ने फ्रैंक मिलबर्न को बताया कि उनके ऊपर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से अटैक हो रहे हैं। उन्होंने अपने हाथ कैमरा पर दिखाए जिसमें बर्न मार्क्स दिख रहे हैं लाल कलर के। एमी को जहर दिए जाने का इतना डर था कि वो एक एट्रोपिन ऑटो इंजेक्टर अपने साथ रखती थी, वो दवा जो जहरीले नर्व एजेंट के एंटीडोट के तौर पर यूज़ की जा सके। फ्रैंक मिलबर्न का कहना है कि एमी की मौत से करीब 4 घंटे पहले उनकी एमी से बात हुई थी। एमी शांत लग रही थी, सुसाइडल नहीं लग रही थी। And she calls me 4 hours before she died. Everything was fine. नवंबर 2023 में जर्नलिस्ट माइकल शॉलेनबर्गर ने फ्रैंक मिलबर्न की रिटन असेसमेंट यूएस कांग्रेस में सबमिट की। उन्होंने पब्लिक टेस्टिमोनी में एमी की मौत को एक प्राइवेट एरोस्पेस कंपनी द्वारा डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के इस्तेमाल से किया गया मर्डर बताया। ये बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन अभी तक किसी सरकारी या कानूनी एजेंसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया है। एमी के पिता
रिटायर्ड नासा इंजीनियर रिचर्ड एस्क्रिच का भी कहना है कि उनकी बेटी की मौत सस्पिशियस नहीं लगती है उन्हें। उनका कहना है कि साइंटिस्ट भी मरते हैं जैसे बाकी लोग मरते हैं। और ये भी सच है कि एमी के करीबी लोगों ने उनकी इमोशनल उथल पुथल और भारी प्रेशर का जिक्र किया है। उनका कहना है कि एमी एक एग्जॉटिक साइंस इंस्टीट्यूट को बूटस्ट्रैप करने में लगी थी, और खासकर जब आपका काम फ्रेंच फिजिक्स, यूएफओस और नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीज़ों की लाइन में आता है तो इंटेंस प्रेशर फील होता है। ये सब एमी की मेंटल हेल्थ की ओर इशारा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस केस की भी 2 रीडिंग्स हो सकती हैं। पहली जो ऑफिशियल रीडिंग है, जिसमें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो बहुत स्ट्रेस में थी, बढ़ते पैरानोइया के साथ एक दुखद अंत तक पहुंच जाती है, खुद की जान ले लेती है। दूसरी रीडिंग ये जो सोशल मीडिया पर बहुत सर्कुलेट हो रही है कि एक साइंटिस्ट जो एग्जॉटिक चीज़ों पर रिसर्च कर रही थी, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों पर रिसर्च कर रही थी, जिसने अपनी मौत से 1 महीने पहले ही एग्जैक्टली वार्निंग दे दी थी कि भाई कोई मेरी आत्महत्या की खबर आए तो उसे सच मत मानना, और फिर वही सच निकलती है, 1 महीने बाद वही हो जाता है। तो अभी तक कोई नहीं जानता कि इसमें से कौन सी रीडिंग सही है, चाहे मेंटल हेल्थ हो या फिर साजिश। एमी एस्क्रिच का केस इनमें से सबसे डरावना है, लेकिन बाकी के केस भी इससे कम उलझे हुए नहीं हैं। जनरल साहब और एमी एस्क्रिच की कहानियाँ इस पूरी मिस्ट्री की सबसे चर्चित केस फाइल्स हैं, लेकिन इनके अलावा 9 और लोग भी हैं। कुछ गायब हैं, कुछ मर चुके हैं, और कुछ के बारे में हम बस इतना ही जानते हैं कि वो थे और फिर नहीं रहे। इन बाकी केसेस को समझने के लिए आपको एक मैप देखना ज़रूरी है। अमेरिका के 3 इलाके इस पूरी कहानी में कई बार आते हैं। न्यू मैक्सिको का एल्बर्कुकी लॉस एलमोस कॉरिडोर, लॉस एंजलिस का JPL कैलटेक क्लस्टर और बॉस्टन का MIT कैम्ब्रिज कॉरिडोर। 3 अलग अलग जगह, 3 अलग अलग तरह की साइंस, लेकिन एक ही पैटर्न। एक एक करके ये जगह और इनसे जुड़ी साइंटिस्ट के केस की फाइल्स हम देखते हैं। अगर आपको दुनिया में एक ऐसी जगह चुननी हो जहां अमेरिका के सबसे गहरे डिफेंस सीक्रेट्स दफन हैं, तो वो जगह है न्यू मैक्सिको। यहाँ मौजूद है लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, जहाँ मैनहट्टन प्रोजेक्ट से दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब बना था। फिर आती है सैंडिया नेशनल लेबोरेटरीज, यहाँ आज भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स की इंजीनियरिंग होती है। और पास ही में है कांसास सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस का एक हिस्सा। मेन इंस्टीट्यूट तो कैंसस में है, लेकिन KCNSC का एक कैंपस जो अमेरिका के लगभग 80% वॉरहेड्स ये संस्था बनाती है, नॉन न्यूक्लियर कंपोनेंट्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स के, तो उसका एक कैंपस वहाँ पर मौजूद है। ये सब एक दूसरे से कुछ ही घंटों पर मौजूद है। और 2025-26 में इसी कॉरिडोर से 3 और महत्वपूर्ण लोग गायब हुए, उनकी केस फाइल्स भी देखते हैं। अमेरिका के कैंसस सिटी नेशनल सिक्योरिटी कैंपस में 48 साल के स्टीवन गार्सिया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर थे। यहाँ उनका टाइटल प्रॉपर्टी कस्टोडियन का था, लेकिन उनके पास टॉप सीक्रेट क्लियरेंस थे। वो उन क्लासिफाइड सीक्रेट्स को ट्रैक करते थे जिनकी वैल्यू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी। KCNSC वो फैसिलिटी है जो अमेरिका के न्यूक्लियर वॉरहेड्स के 80% नॉन न्यूक्लियर कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर्स, रेडार अल्टीमीटर्स, फायरिंग सिस्टम्स, वो हिस्से जो इंश्योर करते हैं कि एक न्यूक्लियर वेपन एक्चुअली सही तरीके से काम करे। एल्बर्कुकी शहर में 28 अगस्त 2025 को गार्सिया अपने घर से निकलते हैं। उन्होंने कैमोफ्लाज पहना हुआ था और एक हैंडगन उनके साथ थी। उनका फ़ोन घर पर रखा था, वॉलेट और कार की चाबी भी घर पर थी, और कार भी गैराज में ही खड़ी थी। सर्वेलेंस फुटेज में वो पैदल जाते दिखे और उसके बाद से उनका कोई ट्रेस नहीं। यही पैटर्न जनरल मैकैसलैंड से भी मिलता जुलता है। दोनों अपना डिजिटल फुटप्रिंट घर पर छोड़कर निकले, दोनों ने हथियार साथ में लिया, दोनों पैदल गए और दोनों का कोई अता पता नहीं। एक रिटायर्ड एयरफोर्स जनरल जिसने अमेरिका के मोस्ट क्लासिफाइड स्पेस प्रोग्राम्स रन किए हों, और एक न्यूक्लियर वेपन्स से जुड़ा कॉन्ट्रैक्टर जो जानता था कि अमेरिका के वॉरहेड्स कैसे काम करते हैं, दोनों एक ही तरीके से गायब हुए। अब अगले मिसिंग केस की तरफ चलते हैं जो इनसे मिलता जुलता है। 78 साल के एंथनी शेवेस, टोनी शावेस भी बोलते हैं, लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी के एक रिटायर्ड एम्प्लॉय थे। ये लॉस एलमोस की 37th स्ट्रीट पर अपने घर में एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। 4 मई 2025 को अपने घर से पैदल निकले। उनकी कार ड्राइववे में लॉक थी, वॉलेट, कीज, सिगरेट वगैरह सब घर पर टेबल पर रखे थे। उस दिन वो बाहर निकले और गायब हो गए। उनके दोस्तों के मुताबिक वो फिट थे, मेंटली शार्प थे, और इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कहीं वो बिना बताए चले गए। इस तरह गायब हो जाना उनके कैरेक्टर के कंप्लीटली अगेंस्ट था, चौंकाने वाली बात थी। एक्सटेंसिव सर्च हुई, बहुत खोजबीन हुई, लोकल ट्रेल्स, सर्विलांस फुटेज, फ्लायरिंग, सब कुछ ये सब, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। टोनी शावेस आज भी मिसिंग है। उनके केस में डिटेल्स कम है, पब्लिक रिकॉर्ड्स भी कुछ खास नहीं है, लेकिन एक डिटेल है जो
इस क्लस्टर में उनका नाम रेलेवेंट बनाती है। वो है लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, LANL में एम्प्लॉई होना, अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम की बर्थ प्लेस, और वो उसी न्यू मैक्सिको कॉरिडोर से गायब हुए जहाँ से मैककेसलैंड और गार्सिया भी गायब हुए। 3 लोग, एक ही इलाका, 1 साल के अंदर, तीनों के पास न्यूक्लियर या डिफेंस एडजेसेंट बैकग्राउंड, तीनों ने डिजिटल डिवाइस साथ नहीं लिए थे और तीनों का कोई पता नहीं। ये न्यू मैक्सिको का पैटर्न है, यही सबसे डिस्टर्बिंग बात है इस पूरी कहानी में। और अगला केस भी लॉस एलमोस नेशनल लेबोरेटरी, LANL से जुड़ा है। तिरपन साल की मेलिसा कसियस LANL में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट थी। 26 जून 2025 की सुबह वो अपने पति को, जो खुद भी LANL में ही एम्प्लॉय थे, उन्हें लैब ड्रॉप करने गई। वहाँ से घर वापस आई और फिर बाहर निकल गई। उन्होंने घर वालों को बताया था कि वो ऑफिस का बैज घर पर भूल गई हैं और आज घर से ही वो रिमोट वर्क करेंगी, लेकिन वो घर पर रही ही नहीं। दोपहर करीब 2:15 के आसपास के सर्विलांस फुटेज में वो टाउस के पास एक डाउनटाउन शॉपिंग एरिया में दिखी। फिर हाईवे 518 पर अकेली पैदल चलती हुई नजर आई। जब परिवार ने घर पर चेक किया तो उनकी कार घर पे ही खड़ी थी, वॉलेट और कीज भी घर पर थी और उनके दोनों फोन्स, वर्क फोन और पर्सनल फोन, घर पर रखे थे, लेकिन वो फैक्ट्री रीसेट किए हुए मिले। सारा डेटा गायब था। मेलिसा के साथ वो सारा का सारा डेटा उन फोन से गायब हो चुका था। ये डिटेल्स अब तक के बाकी केसेस से अलग है। जनरल मैककेसलैंड ने फ़ोन छोड़ा, गार्सिया ने फ़ोन छोड़ा, टोनी शावेज भी फ़ोन कैरी नहीं करते थे, लेकिन मेलिसा कासियास ने जाने से पहले अपने दोनों फ़ोन्स को फैक्ट्री रीसेट किया। ये डेलिब्रेट, जानबूझकर कॉन्शियस अटेम्प्ट था। इसका मतलब कुछ था, क्या था पता नहीं। न्यू मैक्सिको स्टेट पुलिस ने कॉशियसली कहा कि ऐसा लगता है कि वो वॉलंटरीली गई हैं, खुद से गई हैं। परिवार ने फाइनेंशियल और पर्सनल स्ट्रेसेस का जिक्र किया, लेकिन फॉर्मर FBI असिस्टेंट डायरेक्टर क्रिस स्वेकर ने एक अलग एंगल पॉइंट किया। उनके मुताबिक मेलिसा का LANL में रोल उन्हें एक सॉफ्ट टारगेट बना सकता था। कोई जो लैब के अंदर की इंफॉर्मेशन चाहता हो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उनके लिए एक आसान एंट्री पॉइंट है, जैसे कि मेलिसा थी। पता नहीं क्या सच है, लेकिन मेलिसा कासियास आज भी मिसिंग है और उन्हें ढूंढा जा रहा है। दोस्तों, इन केसेस में डिटेल्स इतनी ज़्यादा थी और वो सब बहुत ज़रूरी थी बतानी, ताकि हम आपको समझा सकते, इसलिए इस वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी हो गई है। तो हम इसमें एक पॉज ले रहे हैं अभी, और इसका जो सेकंड पार्ट है वो 1-2 दिन में जल्दी आ जाएगा। उसमें हम जानेंगे जो बाकी सारे केस फाइल्स हैं वो क्या कहती हैं, कितना सच है, कितनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, और इन सब के बीच में क्या पैटर्न निकल के आ रहा है, क्या कनेक्शन निकल के आ रहा है, ये सब आप पार्ट 2 में जानेंगे, जो कि जल्दी आ जाएगी। और अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है तो चैनल मेंबर्स ओनली कंटेंट पे आप देख सकते हैं।